हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, संतुष्ट होंगे और अपने जीवन में हर दिन नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करेंगे। वैसे एक बात बता दूं, नई ऊंचाई हमेशा सक्सेस नहीं होती। कभी कभी नई ऊंचाई अपने मस्तिष्क की शांति होती है, अपने सीने की शांति होती है, अपने जीवन की शांति होती है और अपने पसंदीदा लोगों के होठों का सुकून होती। तो वो भी अगर नसीब है ना, तो समझना कि सक्सेसफुल हो तुम। ध्यान रखिए क्योंकि अपनों के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए खुद का बेहद ध्यान रखिए। तो स्टोरी पर चले, बाकी भाषण हम कल देंगे। स्टोरी का नाम है मर्यादा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आरोही सिया के घर आती है और घर आने के साथ ही वो उसके घर के हर हिस्से को बखूबी निहार रही थी। लेकिन घर का जो सबसे खूबसूरत, सबसे जीवंत हिस्सा था वो उसकी आंखों में बस चुका था। सिया की माँ पर नजर पड़ते ही आरोही ने अपने जीवन के उस किस्से को महसूस किया था जिससे आज तक महरूम रही थी वो, और जाने अनजाने अपने अंदर उठे इस एहसास के सैलाब को ना रोक पाने का उसके अंदर गिल्ट भी नजर आ रहा था। जानती थी वो कि सिया उसकी दोस्त है और उसकी माँ जैसे आरोही की भी माँ जैसी, लेकिन माँ जैसी होने और माँ होने में काफी अंतर होता है और आरोही का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि सामने खड़ी वो महिला उसकी माँ जैसी है। अब आगे। कमरे में आते ही सिया फिर से कुछ कहती है और पानी का गिलास आरोही को दे चुकी थी और अपने कमरे में पहुंचते ही सिया अपने घर के बारे में या शायद कॉलेज के बारे में कुछ कह रही थी, लेकिन आरोही की नजरें जैसे बार बार उसी एक चेहरे पर जाकर अटक जाती थी। वो आंखें बंद करते हुए उस छवि को अपने मस्तिष्क से हटाना चाहती थी, जैसे अभी के बीते कुछ पलों को वो भुला देना चाहती थी, पर ऐसा करना मुमकिन नहीं था। उसका मन नीचे उसी रसोई के आसपास कहीं अटका था, जहाँ एक साड़ी पहने, एक शालीनता ओढ़े एक जोड़ी आंखें उसकी सांसों की लय बदलने की क्षमता रख रही थी। सिया ने कमरे में पहुंचते ही कहा, ज्यादा बड़ा नहीं है मेरा कमरा। और आरोही जैसे तब होश में आई थी, उसने हंसते हुए पानी पिया और कहती है, ओए लिटिल बर्ड, बहुत अच्छा है तेरा कमरा। सिया भी हल्के से मुस्कुराई और फिर कहती, ओके आरू, वैसे तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आती हूँ। इतना कहकर वो नीचे जाने लगी। आरोही ने अपने बैग से कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। शावर के नीचे आते ही जैसे पहला पानी उसके बालों से फिसला, एक पल में फिर वही एहसास लौट आया, मानो अपर्णा दुबे की वो गहरी ठहरी हुई आंखें सीधे इस कांच और पानी के पार से उसे देख रही है और उसे हर पल निहार रही है। आरोही ने झट से खुद को ढकने की कोशिश की, दोनों हाथ अपने बदन पर ढक लिए और फिर उसे याद आया, ये तो वॉशरूम है, यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तर्क उसकी धड़कनों तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो आंखें, वो आवाज और वो मुलाकात के हर सेकंड जैसे उसकी भीतर कहीं दर्ज हो गए थे। पानी की हर बूंद के बीच वो गूंज सुनाई देती, धीमी, नपी तुली और जाने क्यों थोड़ी सी आदेश देती हुई, और ना जाने क्यों पर आरोही उस आदेश को मानना चाहती थी। क्या था उस आवाज में? किसने बांध लिया था उसे इस तरह? चाहकर भी वो नहीं छोड़ पा रही थी। क्या चंद पल की मुलाकात ऐसे असर करती है? वो खुद को समझाने की कोशिश में लगी रही, तभी बाहर से सिया की आवाज आती है, आरू, यू ओके ना?
आरोही ने झट से कहा, या आई एम फाइन। वो जल्दी जल्दी फ्रेश होती और अपने कपड़े बदल कर बाहर आती। सिया अब कपड़े बदलने वॉशरूम में जाने लगी और जाते जाते उसने शीशे के सामने खड़ी आरोही को देखा और देखते ही कहती, नीचे से जाकर कॉफी ले लेना, ठंडी हो जाएगी। और हाँ, माँ किचन में होगी तो जो भी खाना होगा तुम उन्हें ऑर्डर दे सकती हो। भले ही मेरी माँ ऐसे बहुत ज़्यादा बातें ना करती, लेकिन खाना उनके जैसा कोई नहीं बनाता। और इसके साथ ही वो वॉशरूम के अंदर जाने लगी। तभी आरोही ने तुरंत उसकी तरफ देखा और मना कर दिया, नहीं, आई मीन तुम आओ, फिर साथ चलेंगे। सिया ने मुस्कुराते हुए आरोही को देखा। हालांकि चेहरे पर कंफ्यूजन साफ देखी जा सकती थी सिया की। मुझे देर लगेगी आरोह, जाना तू। और फिर से माँ को ऊपर बुला लूं, वो खुद कॉफी लेकर आ जाएंगी, मैं बुलाती हूँ उन्हें। आरोही के गले में अचानक अटकन सी महसूस हुई। नहीं नहीं, आई मीन तुम रहने दो, तुम फ्रेश होने जाओ, मैं जाकर ले लूंगी कॉफी। पक्का ना? हाँ बाबा पक्का। हाँ तो पक्का। वैसे तू मेरी मॉम से मिलने के बाद थोड़ी डल लग रही है, क्यों? उन्हें देख कर डर लगा तुझे? और आरोही उसकी तरफ देख कर कहती, बेटा मैं आरोही हूँ। अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको बता दूं कि आरोही किसी से नहीं डरती, और जहाँ बात आरोही अहलुवालिया की आती है तो डर तो दूर दूर तक नहीं होते। अच्छा ठीक है, हम इसको टेस्ट करेंगे। और आरोही जानती थी कि अगर सिया ने ये कहा है तो इसका कुछ न कुछ मतलब जरूर होगा। वो उससे कहती है, तू जा रही है कि मैं तुझे मारूं? और सिया दौड़कर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही कमरे में एक हल्की खामोशी फैल गई। आरोही के लिए नीचे जाना अब किसी कप कॉफी का मामला नहीं था, ये तो किसी चुनौती की तरह था। उसने गहरी सांस खींची, हाथ से बाल पीछे किए और अपने गीले बालों को अपनी पीठ पर महसूस करता वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर पायदान पर उतरते हुए उसे अपने ही कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे वो अपनी ही बेचैनी की गिनती कर रही हो। नीचे कहीं रसोई के भीतर वही औरत मौजूद थी जिसकी सादगी में एक अजीब सी सत्तात्मक खूबसूरती थी। एक ऐसी सत्ता की मालकिन थी वो जिसके आगे घुटने टेकने तक को तैयार थी आरोही अहलुवालिया। और जैसे उसका मन समर्पित हो चुका था उस सत्ता के अधीन रहने के लिए। लेकिन ये एक पल में कैसी अधीनता थी जो उसका दिल मान रहा था और उसका दिमाग जैसे इस चीज से इनकार कर रहा था। उस औरत की एक नजर ने जैसे आरोही के अभी तक के व्यक्तित्व पर सवाल खड़े कर उसे खुद से ही अनजान कर दिया था। आरोही जानती थी यह मुलाकात आसान नहीं होने वाली है। सीढ़ियों के उस मोड़ से होकर जहाँ हल्की सी धूप लकड़ी की रेलिंग पर बिखरी थी, सिया ने आरोही को अपने कमरे से 2 दरवाजे आगे ले जाकर नीचे उतरते हुए कहा, और वो उतर कर वहां पहुंचती है। और सामने जैसे ही वो किचन के पास गई, जैसे उसकी दिल की धड़कनें एक बार फिर से तेज रफ्तार में गूंजने लगी थी। ये रफ्तार कुछ ऐसी थी जिसे वो चाह कर भी अलग नहीं हो पा रही थी, उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। किचन के पास जाते ही एक बार फिर से अपर्णा की नजर आरोही पर पड़ी और आरोही ने तेजी से अपनी नजरें नीचे की। वो सिया ने मुझे कॉफी? हाँ, ये रही आपकी कॉफी। और कुछ चाहिए? फिर से वो आवाज, फिर से वो दिलों की धड़कनें, फिर से आरोही की बंद होती मुट्ठियां, और फिर से जैसे अपर्णा के आगे पूरे कपड़े में भी वो पूरी तरह से खुल गई थी। अपर्णा धीरे धीरे कॉफी का कप लेकर उसकी तरफ बढ़ रही थी
और आरोही की सांसों की तेजी जैसे अपर्णा को ये एहसास करा रही थी कि इसके आगे की रेखा मत पार करना। इसके आगे की रेखा अगर तुमने पार की तो शायद मैं अपने वजूद को खोकर कुछ वो बन जाऊं जो नहीं बनना उचित हो। और अपर्णा दुबे ने शायद उसके अंदर की इस बेचैनी को बखूबी महसूस किया। वो वहीं ठहर गई और फिर एक बार धीरे से कॉफी के कप को आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ आगे कर दी। आरोही जिसकी निगाहों की बेचैनी उसका प्रतिबिंब थी, उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी, वो धीरे से कुछ कदम आगे लेती और अपर्णा के हाथ की हथेली पर रखे कॉफी के कप को ऊपरी हिस्से से पकड़कर उठा लेती और एक बार फिर बिना कुछ बोले सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई थी। अपर्णा अपनी जगह पर खड़ी कुछ देर तक इस आकृति को देखती और फिर बिना कुछ कहे किचन की तरफ मुड़ जाती। जैसे ही अपर्णा किचन की तरफ मुड़ी, आरोही के दिल ने जैसे आत्मसमर्पण का पाठ पढ़ लिया। वो उसकी तरफ मुड़ती और उसे काम करते हुए देख रही थी। तभी अपर्णा ने खुद को पीछे मुड़ते हुए आरोही की निगाहों में अपनी निगाह डाली और जैसे एक बार फिर से उन दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल विलुप्त नजर आई थी। जैसे फिर से इन दूरियों की माप घट गई हो और आरोही अपर्णा के बिल्कुल पास खड़ी। आरोही फिर से नजरें दूसरी तरफ करती है और कॉफी कप को हाथ में पकड़े तेजी से कमरे में चली जाती। जब तक आरोही कमरे में पहुंची, सिया फ्रेश होकर बाहर आ चुकी थी। इसके साथ ही सिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, वैसे तो आधी रात तेरी मेरे कमरे में कटेगी क्योंकि मैं तुझसे बहुत बकबक करने वाली हूँ, जो कि तुझे पता है। लेकिन हाँ, तेरी अपनी भी प्राइवेसी है, तो मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। और इतना कहकर उसने आरोही के अपने कमरे से 2 दरवाजे आगे ले जाकर रुकाया और दरवाजा खोलते हुए कहती, दिस इज योर रूम। वेल, अगर तू चाहे तो मेरे कमरे में भी रह सकती है, लेकिन तेरी प्राइवेसी तो तेरा कमरा। और हाँ, सामने माँ का कमरा है, इससे 2 कमरा छोड़कर मेरा कमरा है और इन दोनों कमरों में थोड़ा काम चल रहा है। तो इससे पहले कि अगर आप पूछें कि हमने ये कमरा क्यों नहीं दिया आपको, तो आपके पास आंसर है। होप यू लाइक इट। आरोही ने कमरे में कदम रखते ही गहरी सांस ली थी और फिर सिया के सिर पर हाथ फिराते हुए कहती, तू बच्ची की बच्ची ही रहेगी ना। जब तू इंटरमीडिएट में हमारे सामने आई थी तब भी मैंने नहीं सोचा था कि ये 14-15 साल की लड़की इतनी क्यूट होगी। ओए, मैं अभी बड़ी हो गई हूँ और मेरा 20वां बर्थडे आने वाला है, तो अब तो मुझे थोड़ी इज्जत दे दो। वेल, आरोही के सामने अगर सिया इज्जत मांगे तो थोड़ा अजीब नहीं लगता। और आरोही के गले लगते हुए सिया कहती, नहीं, तू नहीं भी इज्जत देगी तो चलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तू है, बस सब कुछ है। और वो उसके साथ कमरे की हर चीजें उसे दिखा रही थी। दीवारें हल्की क्रीम रंग की खिड़की से जैसे बाहर खुशबुओं की हवा और एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी जिसमें शायद कई कहानियां बंद थी। वो मुस्कुराई और पलट कर सिया को देखा। आई लव इट गर्ल, तो स्ट्रेस लेना बंद कर, मेरे घर से कहीं बेहतर रही है, क्योंकि पता है यहाँ घर वाली सुकून है। मेरे घर को देखा, वो बड़ी बड़ी टाइल्स, वो बड़े बड़े पर्दे, वो बड़ी बड़ी दीवारें और उस पर बड़ी बड़ी पेंटिंग। ऐसा लगता है कि होटल के किसी रूम में रुके हुए हैं। यहाँ कम से कम घर वाली वाइब तो है। सिया ने आईब्रो ऊपर उठाई। और बता, इतने सालों बाद मुझे घर इनवाइट करने का कारण? ट्रस्ट आ गया ना आखिर आरू पर। सिया हंसती है। ट्रस्ट पहले दिन से था आरू, बस अब लगा कि हाँ, तुझे अपनी लाइफ की ओर पन्ने दिखाऊं, सो इनवाइट कर लिया और तू आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बोल डिनर में क्या खाएंगे हम? मैं मॉम से बोल देती हूँ, वो बना देंगी। आरोही ने कंधे उचकाए और फिर धीमे से उसे कहती है, जो भी बनेगा मैं खा लूंगी अम्मा, तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? मैं आरोही हूँ
हमारी कैंटीन वाली आरोही। ओके, तो मैं माँ से कहती हूँ, देख तू उनको कुछ मत कहना, वो जो बनाएगी हम खा लेंगे। आरोही ने फिर बात को पलटने की कोशिश की थी और उसी पल सिया के कमरे में जब दोनों दाखिल हुए तो सिया कहती है, मूवी देखें? और आरोही उसकी तरफ देखते हुए कहती, तू थकती नहीं है ना? हाँ, थोड़ी तो थक गई हूँ, लेकिन तेरे साथ बैठकर मूवी देखा जा सकता है। और इसके साथ ही वो दोनों बिस्तर पर बैठ गए। तभी सिया के कमरे का दरवाजा हल्के से खटखटाया गया। सिया ने देखा कि दरवाजा खोलते ही उसकी माँ सामने खड़ी। खाना क्या खाओगे आप लोग? जैसे ही उसकी नजर आरोही पर पड़ी, जो अपनी टी शर्ट में बिस्तर पर बैठी थी और शॉर्ट्स को छिपा रही थी, कमरे में एक पल के लिए हवा ठहर गई। अपर्णा कुछ क्षण बस उसे देखती रही, ऊपर से नीचे, और आरोही ने खुद को अनजाने में सिया के पीछे खिसका लिया, जैसे कोई बच्चा पराई नजरों से बचना चाहता। सिया माँ से खाने की फरमाइश में लगी थी और अपर्णा की आंखें आरोही पर टिकी थी, जो जैसे उसकी हर हरकतों पर अपनी नजर रख रही थी। और अपर्णा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हल्की नपी तुली मुस्कान जिसमें कोई बनावट नहीं थी। ये देखकर आरोही के होठों पर भी एक धीमी हंसी आ गई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी सावधान थी। अपर्णा की नजरें एक बार फिर से उस पर गई, गहरी सीधी बिना पलक झपकाए। आरोही फिर से सिया के पीछे छिप गई। कुछ पल बाद अपर्णा कमरे से निकल गई, लेकिन उसके जाते ही आरोही की धड़कनों ने एक बार फिर से तेजी अपनाई थी और सिया ने हैरानी से पूछा, तू ठीक है ना? आरोही ने लंबी सांस ली। हाँ बस, आई थिंक डर लगता है मुझे तुम्हारी माँ से। ट्रस्ट मी, बस उनकी आंखें डरावनी है, बाकी वो इतनी बुरी भी नहीं है, बस बातें ज्यादा नहीं करती। सिया ने मुस्कुरा कर कहा, चल मूवी देखते हैं, तब तक खाना बन रहा है। और दोनों लिविंग रूम में आकर बैठ गए। एक तरफ सिया की निगाहें टीवी पर थी, सिर हल्का सा आरोही के कांधे पर टिका हुआ, और आरोही उसके सिर को सहला रही थी। और दूसरी तरफ आरोही का ध्यान स्क्रीन पर नहीं था, वो बार बार उन्हीं आंखों में लौट जाती थी जो उसे डरा भी रही थी, उसे आकर्षित भी कर रही थी और जाने किसी अजीब अनकहे आकर्षण से भी बांध रही थी। ये कैसा खौफ था, ये कैसा डर था जिसमें खतरे से ज्यादा खिंचाव था, और आरोही जैसे इस खिंचाव के हर पहलू से वाकिफ थी, फिर भी उस खिंचाव का पीछा करना चाहती थी, फिर भी उसके पीछे जाना चाहती थी, और फिर भी उससे समझना चाहती थी। लिविंग रूम में बैठी आरोही की निगाहें टीवी पर ठहरी हुई थी कि अचानक किचन से आवाज आई और अनायास ही उसकी निगाहें किचन की तरफ मुड़ गई। अपर्णा दुबे साड़ी में जैसे किसी कयामत सी लग रही थी, लेकिन आखिर क्यों एक सरल स्वभाव की महिला एक सरल सी साड़ी पहने ऐसे कैसे लग सकती थी? आरोही बस उन्हें देखे जा रही थी और अपर्णा ने जैसे किसी की नजरों की कमी महसूस की थी, जैसे नजरों ने पीछा करना उसके अंदर कोई भाव छेड़ गया था। उसकी नजरें उठी और आरोही से जा टकराई। आरोही ने फिर से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन थोड़े ही पल बाद जैसे ही उसने फिर से अपनी निगाहें उठाई, अपर्णा की आंखें उसे देख रही थी, और इस बार आरोही ने नजरें झुकाना उचित नहीं समझा। एक तरफ जहां सिया की निगाहें टीवी पर थी, वहीं दूसरी तरफ आरोही और अपर्णा की निगाहों के बीच युद्ध छिड़ा था जैसे, लेकिन ना अपर्णा और ना आरोही अपनी निगाहों को हटाने की पक्ष में थे। कुकर की सीटी ने जैसे ध्यान भटकाने का काम किया था, और अपर्णा की निगाहें कुकर की सीटी पर गई और वो फिर से गैस को बंद कर फिर से सब्जी काटने की प्रक्रिया में जुट गई थी।
हाथ के चाकू सब्जियों पर चल रहे थे और निगाहें धीमे धीमे पल दो पल में आरोही की तरफ उठते, जो जाने क्यों बस लेकिन अपर्णा को देखी जा रही थी या समझना चाह रही थी इस व्यक्तित्व को जो इस तरह से उसके अंदर तूफान मचाए थे। वो तूफान जिसे बखूबी जानती थी आरोही कि इसे और ऊंचा नहीं होने देना है, इसे रोक देना है, खत्म कर देना है इससे पहले कि ये उसे बर्बाद कर दे। अचानक आरोही की आंखों में देखते हुए चाकू की धार फिसली और अपर्णा की उंगलियां जैसे उस चाकू से लग पड़ी थी। होठों से सिसकी निकल आई और आरोही जैसे अपनी जगह से खड़ी होने के लिए बेताब थी, लेकिन जानती थी कि बगल में बैठी सिया उसके कंधे पर उसके सिर, और अगर वो वहां से उठी तो वो कई सवालों को आमंत्रित कर सकती थी। आरोही बस अपर्णा को देखे जा रही थी, जो सिंह के पास जाती, अपने हाथों को धोती है और फिर से अपने कामों में लग जाती है, जैसे उसकी उंगली पर लगी ये चाकू उसे किसी भी जख्म का अनुभव नहीं करवा पाए थे। लेकिन बेचैनी जैसे आरोही के सीने में उठी थी। अपर्णा के हाथ में लगे ये निशान आरोही के सीने में दर्द बना रहे थे और जाने अनजाने उसे उस जगह पहुंचना था। वो धीरे से सिया से कहती, मैं पानी पी कर आऊं? और सिया ने हाँ में सिर हिलाया। आरोही अपनी जगह से उठी, किचन में गई और ग्लास उठाया, उसे पानी भरा और अपने होठों से लगा लिया। अपर्णा अपने काम में व्यस्त थी और आरोही थोड़ी देर उसे देखती रही, जैसे उस उंगलियों को अनुभव करना हो जहां अभी चाकू ने अपनी धार पेश की थी। और धीरे धीरे वो अपर्णा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। दर्द भले ना होता हो, लेकिन धार के बाद अगर उस जगह कुछ लगाया ना जाए तो वो निशान छोड़ देते हैं। आप इस पर कुछ लगा सकती हैं। अपर्णा ने कोई जवाब नहीं दी, वो बस उस जगह से हट गई थी, जैसे आरोही का उसके पीछे होना उसे बांध रहा था, उसे जकड़ रहा था। और फिर से अपने काम में व्यस्त होते हुए उसने इतना ही कहा, आप जाकर बैठिए, खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। और हाँ, सिया से कहिएगा कि सोए ना, उसे खाना खाए बिना सोने की आदत है, फिर जगा कर खिलाना पड़ता है। अपनी बातों को इस तरह दरकिनार होता देख शायद चुप गया था आरोही को ये अंदाज। वो फिर से फ्रिज के पास जाती, फ्रीजर से बर्फ के टुकड़े निकालती और उसे लेकर आकर अपर्णा के सामने खड़ी हो जाती और उसके हाथों को लेकर उस बर्फ को उंगलियों पर धीरे धीरे रगड़ती। आज तक मेरी बातों को किसी ने इग्नोर नहीं किया, तो मुझे इसका अनुभव नहीं था। पहली बार मुझे ये अनुभव देने के लिए शुक्रिया आपका। आगे भी इस तरह में हमारी बातों को इग्नोर करना हो तो हमें बता दीजिएगा। और ये लीजिए, इसे कुछ देर इसी जगह पर रखिएगा, आराम मिलेगा। इतना कहकर वो बाकी बचे हुए पानी को खत्म करती और फिर से किचन से निकल जाती। सिया के पास जाकर बैठी आरोही की नजरें अब टीवी पर थी, लेकिन अपर्णा दुबे की निगाहें आरोही पर। हालांकि कुछ पल बाद वो फिर से अपने काम में व्यस्त होती और आरोही ने देखा कि अपर्णा कुछ पल को उस आइस क्यूब को अपने हाथों के पास इसी तरह रखने के उसके आदेश को भी ठुकरा चुकी थी। और इस तरह ठुकराया जाना फिर से उसके सीने में एक अगन दे गया था। क्या होना था अभी? जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और खुद का बखूबी ध्यान रखें। लवलीज।